तो आज बात करते हैं रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, पीएमएफ एंड सीडीएफ के बारे में। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल जब हम कोई रैंडम फिनोमिना करते हैं, ठीक है, तो उसका जो आउटकम आएगा और उसको जिसमें हम स्टोर करेंगे जिस वेरिएबल में, तो उसको हम बोल रहे हैं क्या? रैंडम वेरिएबल। क्या बोला मैंने? कोई रैंडम फिनोमिना है, ठीक है। अब रैंडम फिनोमिना का कोई कुछ ना कुछ आउटकम भी आएगा, ठीक है। अब उस आउटकम को जिस वेरिएबल में स्टोर करेंगे उस वेरिएबल को हम बोलेंगे रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। पहले बात करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की, ठीक है। ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो रैंडम वेरिएबल होता है जिसमें काउंटेबल नंबर या डिस्टिंक्ट वैल्यू को हम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब इसके एग्जांपल क्या कर सकते हैं कि जैसे कि नंबर ऑफ हेड्स इन ए कॉइन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ठीक है। या फिर हमने किसी सिक्स साइड जो डाई है उसको रोल किया है, ठीक है, तो उससे क्या 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 आउटकम आ सकते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। तो इनसे वो क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। अभी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या करता है? हमें प्रोबेबिलिटी देता है हर एक पॉसिबल वैल्यू की, करता है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमें क्या देता है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएबल टेक्स ऑन ईच पॉसिबल वैल्यू, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी देता है ये कि जो वेरिएबल है ना वो क्या क्या स्टोर करेगा, उस चीज की प्रोबेबिलिटी देता है ये। जैसे कि ये है हमारा फंक्शन कैपिटल पी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, वो स्मॉल एक्स को स्टोर कर रहा है, और पी एक्स यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी है। तो इस पूरे को हमने क्या बोल दिया है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। पी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा यहाँ पर? पी एक्स रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक्स कैपिटल एक्स टेक्स द वैल्यू स्मॉल एक्स, ठीक है। इसको अगर अभी किसी को क्लियर नहीं हुआ है ये, तो अगले हम सब स्लाइड देखेंगे तो उसमें पता लगेगा यहाँ पी एक्स की एक पर्टिकुलर डेफिनेट वैल्यू भी है। अब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, ये क्या है कि इसकी प्रॉपर्टी है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या होती है इसकी? वन होती है। वैसे ही हमें पता है कोई भी इवेंट हुआ है, उन सब के इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आता है हमारा? वन आता है। इफ कैपिटल एक्स, अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं पीएमएफ का। कोई सिक्स फेयर डाइस है, हमने उसको रोल किया है, तो उसका जो पीएमएफ क्या होगा? पीएमएफ होगा उसका 1/6। अब ये इसको हमने स्मॉल एक्स लिखा है, वेरिएबल की टर्म में लिखा है, कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कैपिटल एक्स है वो इक्वल्स टू वन के लिए 1/6 होगा, इक्वल टू टू के लिए भी 1/6 होगा, इक्वल टू थ्री के लिए भी 1/6 होगा। नहीं, वैसे तो हमें पता है कि हाँ अगर वन आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, मतलब मान लो वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वन फेवरेबल आउटकम हो गया और सिक्स क्या हो गया? टोटल आउटकम। तो 1/6 टू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टू एक ही बार आ रहा है, तो एक ही बार आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वन, और टोटल आउटकम कितनी होगी? सिक्स, तो 1/6, यानी कि सबकी 1/6 ही होती है, ठीक है। हम क्वेश्चन देखेंगे तो मैंने वहाँ पे इसको डिटेल में भी लिखा है कि एक एक वैल्यूज को, तो वहाँ पे और भी चीज समझ आ जाएगा। बात कर रहे हैं कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। तो कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है किसी रैंडम वेरिएबल एक्स का, उसमें क्या था? इक्वल टू के बराबर ले रहे थे हम। अब इसमें लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये सारी वैल्यूज जो है ना कैपिटल एक्स में स्टोर होगी, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी कि एक ऐसा फंक्शन के अंदर जो है, जो कैपिटल एक्स जो है रैंडम वेरिएबल, वो स्मॉल एक्स से स्मॉलर भी और इक्वल टू भी सारी वैल्यूज को स्टोर करे, उसको हम बोल रहे हैं कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना, वो नॉन डिक्रीजिंग होता है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि जीरो स्टार्ट हो रहा है और वन तक जा रहा है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं नॉन डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये देख लेते हैं एक बार कि ये क्या होता है। डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि वो हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू तक आ रहा है, ठीक है। वो बीच में हो सकता है हल्का सा बढ़ भी जाए फिर घट जाए, मतलब वो आएगा म्यूचुअली एट द एंड
वो नीचे ही, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ना तब वो बीच में बढ़ नहीं सकता, वो सीधा नीचे ही आएगा, घटता ही जाएगा वो ग्रेजुअली। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा कि हमारा ये ऐसे बढ़ता ही जाएगा। और अगर हम बोले सिर्फ इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा घट भी रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, बट एट द एंड ये बढ़ ही रहा है। ठीक है, उस टाइम में डिक्रीजिंग की बात करूँ तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वो सीधा घट रहा होगा ऐसे। बट अगर अगर मैं बात करूँ उसकी क्या कहते हैं ओनली डिक्रीजिंग की, तो वो ऐसे हो सकता है ऐसे जाए, फिर थोड़ा हल्का बढ़े, और फिर ये ऐसे 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 आए, तो ये हो गया डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर मैं नॉन डिक्रीजिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है कि इंक्रीजिंग, तो ये वाला हो सकता है एक तो, और एक ये वाला हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग होता है ये क्या, कम्युलेटिव सीडीएफ, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, तो आता है एग्जांपल ऑफ सीडीएफ, सीडीएफ का एग्जांपल देखते हैं। अब हमने वही है सिक्स फेड, जो हमने सिक्स साइडेड डाई था उसको रोल किया है, अब उसका हम सीडीएफ देखेंगे। तो अब स्मॉलर देन इक्वल F1 निकाल रहे हैं हम, यानी कि स्मॉल x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो स्मॉलर देन इक्वल टू 1, 1 से कम तो आ ही नहीं सकता है। अगर हम कोई भी हम डाई रोल कर रहे हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी का और x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/6, 1/6 कैसे आया, अब 1 जो 1 है फेवरेबल आउटकम तो एक ही हो गया, टोटल आउटकम कितना होता है हमारा 6। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/6, जो कि गिवन है। उस तरह F2 है, F2 में क्या होगा, या तो स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है, x स्मॉल x की वैल्यू जो कैपिटल x में जो रैंडम वेरिएबल है उस जो उसमें स्टोर हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा x इक्वल्स टू 1 के लिए निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, जो कि हम निकाल चुके हैं 1/6। x इक्वल्स टू 2 के लिए निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, जो कि हमें पता है वो भी 1/6 होती है, पता है क्या है मतलब पता है, मतलब देख लेते हैं, 1 फेवरेबल आउटकम होता है 2 के लिए, 2 आने का, और टोटल आउटकम हमारे पास 6 है तो 1/6 ही होगा, तो टोटल सम कितना होगा 2/6। तो 3 के लिए तीनों का ऐड कर देंगे, इसका 1 का, 2 का और ये 3 का, देखिए F2 प्लस में या पी एक्स कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 3 बोल सकते हैं, तो 2/6 प्लस में 1/6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/6। और जब तक एंड तक तो ऐसे ऐसे एंड तक चलता जाएगा, और लास्ट में जो है हमारा F6 का इतना आएगा 1 आएगा, क्योंकि वैसे ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे हमें प्रॉपर्टी से ही पता है कि जो सारे सब जो ये हमारा CDF है उन सब का सम, यानी कि सिग्मा जो PX देखा था इक्वल्स टू 1 होता है। ये हमने कहाँ पे देखा था, ये था हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में हमने क्या देखा था कि इनका सम क्या आता है, सिग्मा पी एक्स क्या आता है 1, और जब F6 तक हम पहुंच गए तो इसमें मतलब उसके अंदर सारे केस इंक्लूड हो रहे हैं, सारे केस इंक्लूड हो रहे हैं, मतलब कि 1 के इक्वल होगा। ओके, फिर मैं बात करूँ अगर कि एक फेयर कॉइन है, ठीक है, उसको मैं टॉस किया 3 टाइम्स। ठीक है, तो कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स को, नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीन तीन बारी हमने कॉइन को क्या है टॉस किया है, तो या तो 0 हेड आ जाए, या 1 हेड आ जाए, 2 हेड आ जाए, या 3 हेड आ जाए, यही आ सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमें पीएमएफ निकालना है और सीडीएफ निकालना है इसका। तो पीएमएफ देखते हैं सबसे पहले। अब 0 हेड आएगा यानी कि तीनों ही टेल है, और हमें पता है कि इसका सैंपल सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस इसका होता है सैंपल टोटल सैंपल स्पेस आउटकम कितने आते हैं 8 आते हैं। कैसे आते हैं वो हम बना बना के देख सकते हैं कि भाई पहला केस तो ये होगा सारे टेल आ जाए, फिर ये भी सारे हेड आ जाए, और ये 3 और 3 6, ये 6 केस ही हो गए, तो ये सारे सैंपल स्पेस में ये केस हो गए, तो टोटल आउटकम हो गया 8, और एक सिर्फ टेल वाला केस आ रहा है तो 1/8 हो गया प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले केस की। ठीक है, सिमिलरली ये हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक हेड, 2 हेड, 3 हेड, यानी कि 3 बारी हेड आ रहा है तो 3 आ गया, और 3/8 हो जाएगा टोटल आउटकम, यहाँ पे भी 3 फेवरेबल आउटकम है, और फिर 8 आ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू हमने पहले वाले में क्या कहा कि यहाँ पे हेड एक आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8, फिर यहाँ पे हेड 2 आ रहा है, तो में दो हेड आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8, और फिर तीनों तीनों हेड ही हैं तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। तो इसको हम इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 0 के लिए 1/8, x इक्वल्स टू 1 के लिए 3/8। ठीक है, x इक्वल्स 2 के लिए 3/8 और x इक्वल्स टू 3 के लिए 1/8। ये तो गया हमारा पीएमएफ। अगर सीडीएफ की बात करूँ, बस इसमें क्या करना है, ऐड ही करना है, f 0 है, स्मॉलर देन
जीरो से कम तो क्या ही हेड आएगा, नेगेटिव में थोड़ा ना हेड आएगा, जीरो हेड आएगा तो मतलब कि 1/8 हो गया। हेड 1 आ रहा है तो जीरो वाला भी ऐड होगा और इसमें 1 वाला भी ऐड होगा, तो जीरो का था 1/8 ये, और फिर एक्स इक्वल टू 1 के लिए हो जाएगा 3/8, तो टोटल क्या आ गया हमारे पास 4/8। दोनों को ऐड ही तो करना है, एलसीएम 8 सेम ही है, 3 और 3 प्लस में 1 4, 4/8, दोनों को फिर सिंप्लीफाई किया तो 1/2 आ गया। इसी तरह F2 के लिए इसमें हम फिर ये वाला केस भी ले लेंगे, ये वाला केस भी ले लेंगे, और एक केस x इज इक्वल्स टू 2 के लिए भी ले लेंगे, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो अगर 7/8 आ जाएगा। फिर F3 के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3 तो इक्वल्स टू 1 आ गया। यानी कि इसमें सारे केस ऐड हो जाएंगे, सारे केस जब ऐड होंगे, सारे केस ऐड हो रहे हैं, प्रॉपर्टी से पता है। वैसे भी प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसमें ये होता है कि कोई इवेंट है उसकी सारी प्रोबेबिलिटीज का सम होना, ठीक है। फिर उसका सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक 6 साइडेड डाई है, ठीक है, उसको रोम ने रोल किया है, फिर हमें उसका क्या निकालना है, पीएमएफ निकालना है और सीडीएफ निकालना है। ये तो हम पहले कर चुके हैं, मतलब जो हमने इंडिविजुअल एग्जाम्पल लिया था, तो ये वही है कि सबका 1/6 होगा, 1/6 होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हर बार हमें जरूरी नहीं कि हर बार हम ऐसे लिखें कि हाँ y इक्वल टू 1 के लिए ये है, y इक्वल टू के लिए ये है। हाँ, अगर वैसे तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ही पूछा जाता है, तो वहाँ पे लेंथ बढ़ाने के लिए हम सबको इंडिविजुअली लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा CDF हो गया। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अभी 1 के लिए होगा तो 1/6 हो गया, 1 और 2 दोनों के लिए होगा तो 2/6 हो जाएगा, 3 के लिए होगा तो फिर 1/6 1/6 1/6 तीन बार ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा 3/6। ओके, 4 के लिए 1/6 1/6 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 1 के लिए एक बार 1/6, फिर 2 के लिए 1/6, फिर 3 के लिए 1/6, चारों को हम ऐड कर देंगे, हो जाएगा 4/6। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6/6 होके कट के 1 आ जाएगा। ओके, फिर आता है, हाँ इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वो तो हमें रिपीट ही हो रहा था। फिर आता है कि एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल्स हैं, 3 ग्रीन 3 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। फिर हमें निकालना है कि हम विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, इसका ध्यान रखें। विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो अलग हो जाएगा क्वेश्चन, विद रिप्लेसमेंट में अलग हो जाएगा क्वेश्चन। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि हमने एक बॉल निकाल ली, फिर हमने बॉल को देख लिया, हाँ ये रेड कलर है, वापस डाल दिया, ये ब्लू कलर है, वापस डाल दिया, तो दोबारा से वो 8 ही बॉल हो जाएंगी। अगर हमने विदाउट रिप्लेसमेंट करते तो वो बॉल क्या होती है, वो 7 हो जाती सेकंड सेकंड ड्रॉ में। अगर ब्लू निकलती तो वो 2 हो जाती, और रेड निकलती तो वो 4 हो जाती, तो उसके हिसाब से वो फिर प्रोबेबिलिटी जुड़ती। तो ठीक है, तो इसका हम जो है विद रिप्लेसमेंट के साथ जो है इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो पहला है PMM ऑफ जेड और फिर CDF ऑफ जेड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल, हमारे पास 5/8 होगी, ये 5 है, रेड बॉल 5/8, 8 टोटल आउटकम होगी, टोटल बॉल्स होगी, 5/8 हो गया। और फिर ब्लू की कितनी होगी, 3/8 होगी। अब जीरो जीरो रेड बॉल आ रही है पहली में, तो ब्लू की आएगी 3/8, पहली में भी ब्लू निकलेगी और उससे अगली में भी ब्लू निकलेगी, 3/8 इंटू में 3/8। हमने 3/8 इंटू में 3/8 इसलिए किया है क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है। अगर ये विद रिप्लेसमेंट नहीं होता ना, तो पहले में तो आता 3/8 और दूसरे में हमारा आ जाता 2/7, क्योंकि एक ब्लू बॉल लेस हो गई और टोटल में से कितने घट गए, 1, तो 7 आ गए। बट यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट है तो 3/8 इंटू 3/8 ही होगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 हो गया और 8 8 64 हो गया। ओके, फिर उसके बाद आता है कि z इज इक्वल टू 1 है। अगर z की वैल्यू 1 है तो अब पहले ये तो पहले रेड आ जाए, यानी कि एक z इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक रेड बॉल आ रही है, ठीक है। तो पहली बॉल रेड आ जाए, दूसरी ब्लू आए, ठीक है, दूसरी ब्लू आए, मतलब पहली ब्लू आ जाए दूसरी रेड आ जाए, ठीक है, दोनों केस को हम लेंगे। 15/64 15/64 दोनों को ऐड किया 30/64, सिंप्लीफाई करा तो 15/32 आ गया। अब दोनों ही रेड आ जाए तो उसका तो एक ही होगा, 5/8 इंटू 5/8, पहली ही रेड आ गई, दूसरी भी रेड आ गई, ये ध्यान रखना है, ये विद रिप्लेसमेंट है, 5/64 आ गया। ये था हमारा PMF, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला है, PMF। अब हम बात करेंगे CDF की। तो बात करते हैं CDF की, यानी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो भी है, ठीक है। ओके, F0, यानी कि पहली में क्या है, जीरो रेड बॉल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 9/64, अभी मैंने निकाली थी। तो इसमें सिर्फ पी जेड इजिकल्स टू जीरो, जीरो वाला केस आएगा। इसमें क्या होगा, पी इजिकल्स टू जेड जीरो वाला केस भी आएगा और 1 वाला भी केस आएगा।
जो हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं 9/64 और 30/64, ठीक है। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा, और फिर लास्ट में तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, वो तो हमें प्रॉपर्टी से ही पता है। ओके, तो ये है होमवर्क क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये इसका हिंट हो गया, बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होगा इसमें। ओके, और अपना आंसर और सॉल्यूशन कमेंट में डाल सकते हैं आप। थैंक यू।